आप सबका एक बार फिर मैं अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप सबको हम संधि के दूसरे पार्ट के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम संधि के प्रकार के बारे में बताए हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। आज वहीं से आज हम फिर शुरू करेंगे जहां पिछला वाला वीडियो बनाए थे उसके जस्ट आगे से। तो आप लोग ध्यान से समझें और अपने कॉपी पर नोट करें। अगर कोई भी प्रश्न आपके समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिए। आपके प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। तो आप लोग ध्यान से समझें। संधि के प्रकार। अगर संधि के प्रकार की हम बात करें तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तो हेडिंग लिखते हैं संधि। हेडिंग लिखते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। अगर हम संधि के प्रकार की बात करें तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। जैसे हम लिखेंगे संधि मुख्य रूप से, संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं। तो हमें ये समझ में आ गया है कि संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अब उसका नाम हम नोट करते हैं। कौन कौन सी संधि है? पहला है स्वर संधि, दूसरा है अच संधि, पहला है स्वर संधि और इसका दूसरा नाम है अच संधि, और दूसरी संधि है व्यंजन संधि और इसका दूसरा नाम है हल संधि, और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। तो अब तीनों का नाम हम नोट करते हैं। नंबर 1 पहली संधि का क्या नाम है? स्वर संधि। तो लिखेंगे नंबर 1 स्वर संधि। स्वर संधि। अब स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है उसको भी हम लिख देते हैं अच संधि। तो स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। अब एक संधि हो गई। अब दूसरी संधि कौन सी है? दूसरी संधि है व्यंजन संधि। तो लिखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है? हल संधि। और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। तीसरी संधि है विसर्ग संधि। इसका एक ही नाम है। तो अब हम समझ गए हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है और उसका क्या नाम है। स्वर संधि का दूसरा नाम अच संधि, व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि और विसर्ग का एक ही नाम। मतलब संधि कुल मिलाकर के मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अब हम एक एक करके तीनों संधि की परिभाषा और उदाहरण समझेंगे। तो सबसे पहले स्वर संधि या अच संधि की परिभाषा लिखेंगे। तो हम हेडिंग लिखेंगे स्वर संधि या अच संधि। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए जिससे कि कोई दिक्कत आपको ना हो। हेडिंग क्या है? संधि नंबर 1 स्वर संधि। इसको हम हेडिंग बनाते हैं। अब स्वर संधि किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। तो आप लोग स्वर संधि हेडिंग कर लीजिए और इसकी परिभाषा लिखिए। जब स्वर के बाद, जब स्वर के बाद, जब स्वर के बाद, जब स्वर के बाद, जब स्वर के बाद स्वर आता है, स्वर आता है तो वहां पर
वहां पर स्वर संधि होती है। ये परिभाषा है। परिभाषा क्या है कि जब स्वर के बाद स्वर आता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। स्वर किसे कहते हैं इसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं पहले वीडियो में। तो जब स्वर के बाद स्वर आएगा तो वहां पर स्वर संधि होती है। कैसे, उसका हम उदाहरण आपको बताते हैं। उदाहरण है आपका विद्यालय। उदाहरण आपका क्या है, विद्यालय। एक शब्द है विद्यालय। अब विद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा हमारा, इसका संधि विच्छेद बराबर करेंगे विद्या प्लस आलय। विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। अब विद्या में जो आ है इसको हम अलग करेंगे। जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी और दा और यहाँ बड़ा आ चला आएगा दा से। तो ये जो दा है हो जाएगा आधा। आधा कैसे लिखते हैं, हालत लगा देते हैं। अब क्या काम करेंगे, आलय का आ अलग कर लेंगे आलय से, तो हो जाएगा आ प्लस लय। इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। विद्या में आ अलग कर लिए, बड़ा आ अलग कर लिए, तो द आधा हो गया, तो विद्य प्लस आ। आलय को आ अलग किए तो आलय से आ अलग करेंगे, आ प्लस लय हो गया। अब ध्यान दें, बड़ा के बाद अगर बड़ा आता है तो दोनों के स्थान पे बड़ा आ हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं विद्य प्लस बड़ा आ। बड़ा आ प्लस बड़ा मिलके क्या हो जाएगा, बड़ा। बचा क्या है, लय। तो यहां लिख दिए लय। अब इसे क्या काम करेंगे, ये जो बड़ा आ है दा में जोड़ देंगे तो हो जाएगा विद्या। बचा क्या है, लय। यहां लिख दिए लय। अब क्या काम करेंगे, विद्या प्लस लय को जोड़ देंगे तो हो जाएगा विद्यालय। अब ये जैसे लास्ट में विद्यालय आया है, यहाँ पर भी विद्यालय है, ठीक है। तो उम्मीद हम करते हैं कि स्वर संधि आपके समझ में आ गई होगी। परिभाषा आप अच्छे से तैयार कर लें और आप शब्दों को संधि विच्छेद करके पहले शब्द का अंतिम अक्षर देख लें। यहाँ पर अगर स्वर है और दूसरे शब्द का अगर पहला अक्षर स्वर है, तो अगर स्वर के बाद स्वर आ रहा है तो समझ लीजिए कि वहां पे स्वर संधि है। इसका नियम यही है कि स्वर के बाद अगर स्वर आता है तब वहां पे स्वर संधि होगी। अगर स्वर के अलावा अगर व्यंजन आ जाता है स्वर के बाद तो वहां पर स्वर संधि नहीं होगी। अगर विसर्ग के बाद अगर स्वर आता है तब भी स्वर संधि नहीं होगी। स्वर संधि सिर्फ एक स्थिति में होती है, वह है कि स्वर के बाद स्वर आए। अगर स्वर के बाद स्वर नहीं आता है तो स्वर संधि नहीं होगी। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। स्वर संधि में आप ये समझ लीजिए कि स्वर के बाद स्वर ही आना चाहिए। अब आपको हम व्यंजन संधि के बारे में बता रहे हैं, आप इसे नोट कर लें, इसको हम मिटाने चल रहे हैं। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसे ध्यान से समझें। अब हेडिंग हम लिखेंगे व्यंजन संधि, आप लोग भी हेडिंग लिख लें। दूसरी संधि का नाम है व्यंजन संधि, तो हेडिंग नंबर 2 लिखेंगे व्यंजन संधि। ध्यान से समझे आप लोग। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके लिखिए, आपके प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। अब व्यंजन संधि का अगर हम दूसरा नाम लिखें तो वो होता है हल। व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है, हल संधि। अब यही हमारी हो जाएगी हेडिंग। अब इसे हम बना देते हैं हेडिंग।
आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए। अब इसकी परिभाषा हम आपको बताने चल रहे हैं। इसकी परिभाषा है कि जब व्यंजन के बाद व्यंजन आए अथवा व्यंजन के बाद स्वर आए तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। परिभाषा आप लोग नोट करिए। जब व्यंजन के बाद व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर आए तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। परिभाषा एक बार हम फिर से समझते हैं कि व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आता है या व्यंजन के बाद स्वर आता है तो व्यंजन संधि होगी। कैसे? दोनों का उदाहरण हम आपको देख के समझाने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 आप देखें। व्यंजन संधि का उदाहरण नंबर 1, जैसे शब्द है हमारा सज्जन, यहां लिख देते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर शब्द है हमारा सज्जन। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा सत प्लस जन। ध्यान दें आप लोग, सत प्लस ज और न। अब देखिए पहले शब्द का पहला अक्षर यहाँ पर व्यंजन है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर यहाँ व्यंजन है, यानी कि व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है तो यहाँ पर व्यंजन संधि होगी। अब इसको हम और भी विस्तारित रूप देते हैं तो इसका हो जाएगा सा। देखिए अगर यहाँ ता के बाद जा आता है, इसका नियम है अगर ता के बाद जा आता है तो ता भी जा में बदल जाता है। तो ता के स्थान पे क्या हो जाएगा? जा। तो ये हो जाएगा सत। ता के स्थान पे क्या हो जाएगा? जा। सज। यहाँ पे जा है और ना है, फिर अगले में इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा सज। जा को आधा जा इस तरह लिखेंगे, फिर ऐसे इसको जोड़ देंगे। बाकी जो इसका नियम है कि ता के स्थान पे जा कैसे होता है, इसको हम जब व्यंजन संधि के अंतर्गत आपको संधि बताएंगे तो इसका पूरा नियम आपको डिटेल से बताएंगे। सिर्फ आप यहाँ यही समझिए कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं और व्यंजन संधि का उदाहरण समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है, तो व्यंजन के बाद व्यंजन जब आए तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, इसलिए सज्जन शब्द कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। अब व्यंजन के बाद व्यंजन आया है। अब एक उदाहरण आप समझिए, व्यंजन के बाद स्वर, ताकि आपको समझ में आ जाए दोनों उदाहरण। अब एक उदाहरण आपका हो जाता है एक शब्द है वागीश। अब ध्यान दीजिए, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वाक का हलंत हो जाएगा वाक प्लस ईस। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि यहां पर देखें व्यंजन है और यहां पर स्वर, यानी कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर है। यहाँ व्यंजन के बाद स्वर आया है, इसलिए वागीश शब्द में व्यंजन संधि होगी। अब ये का के बाद यहाँ पर स्वर आया है, तो का जो है बड़ी को देख करके यानी कि स्वर को देख करके का गा में बदल जाता है। इसका भी नियम हमको जब व्यंजन संधि बताएंगे तो वहां पर डिटेल में बताएंगे। आप लोग सिर्फ यहाँ पर यही समझिए कि स्वर के बाद व्यंजन और
और सॉरी व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है और व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाग प्लस ईस, फिर ये जो बड़ी की मात्रा है गा में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा वागीस। आप देखिए यहाँ पर वागीस है और यहाँ पर भी वागीस, तो ये दोनों उदाहरण, इसको हम कर सकते हैं उदाहरण नंबर 1 और इसे कर सकते हैं उदाहरण नंबर 2। तो सज्जन में भी व्यंजन संधि है और वागीस में भी व्यंजन संधि है। अब तीसरी जो संधि है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम मिटाने चल रहे हैं, आप लोग इसे अपने कॉपी पर लिख लें जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप लोग इसे जल्दी से लिख लें। अब तीसरी संधि है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है और उदाहरण क्या है उसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग सबसे पहले हम लिखते हैं विसर्ग संधि। तीसरी संधि हमारी है विसर्ग संधि, तो हेडिंग हम लिखेंगे विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं उसकी परिभाषा और उदाहरण आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझें। तो लिखेंगे तीसरी संधि का नाम, तीसरी संधि है विसर्ग संधि। अच्छा, विसर्ग संधि किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आप समझें। विसर्ग संधि ये हमारी हो गई हेडिंग। विसर्ग संधि किसे कहते हैं ध्यान से समझिए आप लोग। जब विसर्ग के बाद स्वर या विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, स्वर या व्यंजन आए तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि होती है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब विसर्ग के बाद विसर्ग आए, जब विसर्ग के बाद स्वर आए, ध्यान दीजिए, जब विसर्ग के बाद स्वर आए अथवा व्यंजन आए तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। अब कैसे, इसका उदाहरण आप लोग अब समझने का प्रयास करें। तो नंबर एक है उदाहरण नंबर 1, पहला शब्द है नमस्ते। अब इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नमः प्लस ते। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ विसर्ग है, यहाँ पे व्यंजन है, तो विसर्ग के बाद यहाँ व्यंजन आ रहा है। अगर विसर्ग के बाद व्यंजन आता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। अब इसका नियम देखिए, नमः, विसर्ग के बाद अगर ता आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है सा। इसको हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी पूरा डिटेल्स में आपको बाद में बताएंगे। जब विसर्ग संधि से संबंधित उसके नियम बताएंगे एक एक करके तो बताएंगे। अभी आप यही समझिए कि अगर विसर्ग के बाद व्यंजन आता है तो विसर्ग संधि होती है। यहाँ विसर्ग है, यहाँ व्यंजन है, तो नमस्ते कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। और विसर्ग के बाद अगर ता आता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है सा, तो यहाँ सा लिख देंगे प्लस ते। अब इसे दो जोड़ देंगे, नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। और एक उदाहरण, यहाँ तो विसर्ग के बाद व्यंजन आया है।
अब आपको एक उदाहरण ऐसा बताते हैं जहां पर विसर्ग के बाद स्वर आए, क्योंकि परिभाषा हमारी क्या है कि जब विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। तो अभी आप लोग समझे हैं विसर्ग के बाद व्यंजन। अब एक उदाहरण आपको बताते हैं कि उदाहरण नंबर 2, विसर्ग के बाद स्वर आए। एक शब्द है मनोन, मनोनुकूल, मनोनुकूल। अब इसको हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मनः प्लस अनुकूल। अब ध्यान दिया, यहाँ विसर्ग है, यहाँ पर स्वर है, यानी कि विसर्ग के बाद स्वर आया है, इसलिए मनो अनुकूल में विसर्ग संधि होगी। ये किस नियम से होता है, कैसे होता है, आपको जब हम विसर्ग संधि के अंतर्गत नियम बताएंगे, उससे संबंधित संधियां बताएंगे, तब हम आपको डिटेल से समझाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना हो। आप सिर्फ अभी यही समझिए कि यहाँ पर विसर्ग है और यहाँ पर स्वर है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। अब यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर छोटा आ है, तो छोटा आ और छोटा आ विसर्ग के बाद अगर छोटा आ आता है तो विसर्ग का ओ हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मनोनुकूल। यहाँ पर ओ के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा मनो, दोनों मिलाकर के ओ हो जाएगा और मनोनुकूल आपका शब्द हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो किसी भी प्रश्न में तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में बताने के लिए प्रयास करेंगे। और जो भी आपको वीडियो देखने में जो भी जैसे भी लगा हो, आप हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर हमारी कमी आपको बताएंगे तो हम आपको अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपकी जो बातें हैं उसमें सुधार आए। हम पूरी तरह से अपनी कोशिश करेंगे कि हमारे वीडियो बनाने में अगर कोई कमी हुई हो तो आप लोग, आपसे निवेदन है कि आप लोग हमें कमेंट करिए और बताइए। हम अपनी कमियों को आपके अनुसार ढालने का प्रयास करेंगे। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग जरूर लिखिए। बाकी इसके बाद अब आपको हम संधि के प्रकार के बारे में बताएंगे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, और उसके अंतर्गत स्वर के संधि का प्रकार का मतलब ये है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी संधि आती हैं, उसके क्या नियम हैं, इसको आपको विस्तारित रूप से बताएंगे, जिससे कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। चाहे कक्षा 6 की बात हो, 7 की बात हो, 8 की बात हो, 9 की बात हो, 10 की बात हो, 11 की बात हो, 12 की बात हो, आप आसानी से संधि को हल कर सकते हैं और उसमें पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें भी आप संधि से संबंधित आपके क्वेश्चन सही हो, यही हमारा प्रयास रहेगा। बाकी आपको कोई भी प्रश्न संधि से संबंधित अगर समझ में ना आया हो या कोई ऐसा शब्द है जो दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए। आपके प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।